नमस्कार, आप देख रहे हैं A9 टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सर्वेश श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अध्यापिका की जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में शिक्षिका के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली, शिक्षा के क्षेत्र में नामचित हस्तियों से अवार्ड पा चुकी, दूरदर्शन टीवी पर क्लास ले रही गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली श्रीमती किरण कुशवाहा जी। आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं और जानते हैं शिक्षा का मतलब क्या होता है। किरण जी, A9 टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जी सर्वेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी किरण जी, सबसे पहले तो प्रदेश की जनता आपके बारे में जानना चाहती है। जी सर्वेश जी, मेरा नाम किरण कुशवाहा है और मैं जनपद एटा से बिलोंग करती हूँ और मेरी अभी हाल ही में ज्वाइनिंग हुई है 15 मार्च 2016 को एक विज्ञान शिक्षिका के रूप में। अभी हाल ही में आपको स्वदेश भारत द्वारा सम्मानित किया गया, इसके पीछे क्या कारण है? जी इसके पीछे तो बस यही है कि जो काम हमने आज तक किया और उसके साथ ही साथ जिन लोगों ने मुझे मेरे कार्य में हेल्प की और जिन लोगों ने मुझे मौका दिया इस तरह के कार्य करने का, तो उन सभी का इसमें हाथ है, मेरा अकेले का नहीं है। और साथ ही साथ जो स्वदेश संस्थान के जो संस्थापक हैं एस.बी. सागर जी, उनका इसमें बहुत बड़ा श्रेय है, उनकी वजह से ही मैं यहाँ। जी किरण जी, किस कार्य के लिए आपको ये सम्मान मिला? जी ये जो संस्था है वो शिक्षा पर और कला पर, संस्कृति पर, इन सभी विषयों पर कार्य करती है। तो इस कोरोना काल में मुझे ये मौका मिला इन सर के साथ कार्य करने का, जिसमें बहुत तरह की प्रतियोगिताएं की गई और कई तरह के कार्य समाज सेवा के लिए किए गए, जिसमें मैंने लगातार उनके साथ कार्य किया और इसकी वजह से जी इसका श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? जी सर्वेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका श्रेय तो सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही आज जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पहुँच पाई हूँ। और मेरे परिवारीजनों को, मेरे ससुराली जनों को, मेरे सभी समस्त लोग, संगी साथी, शिक्षकगण और मेरे अधिकारी, मेरे जनपद के अधिकारियों का भी इसका श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सबका ही इसमें हाथ है जो मैं आज यहाँ तक पहुँची। एक शिक्षिका होने के नाते शिक्षा का महत्व भली भांति आप जानती हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसको लेकर आपने क्या क्या कार्य किया? जी सर्वेश जी, वैसे तो प्रत्येक शिक्षक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, अपना 100% देने की पूरी तरह से प्रयास करता है, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है, उन विपरीत परिस्थितियों में भी हम शिक्षक ये कोशिश करते हैं कि बच्चों पर जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनकी शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो कई सारे शिक्षक अपनी अपनी तरह से इस पर कार्य करते हैं। मैंने भी कई ऐसे कार्य किए हैं। मैंने अपना YouTube चैनल चलाती हूँ, जिसकी वजह से कोरोना काल में उससे मुझे काफी हेल्प मिली। और भी ऐसी कई कार्य मैं कर रही हूँ, जैसे कि मैं एक विज्ञान क्लब चला रही हूँ, जिसका रजिस्ट्रेशन मुझे गवर्नमेंट से मिला हुआ है। उसके तहत मैं विज्ञान के लिए जागरूकता लाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों के बीच में। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनके लिए शिक्षक हमेशा। जी किरण जी, अभी कोरोना ठीक से भारत से गया भी नहीं है। अगर विद्यालय की बात करें तो विद्यालय अभी उस तरह से संचालित नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह से होने चाहिए। एक शिक्षिका होने के नाते आप उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का किस माध्यम का सहारा ले रही? जी सर्वेश जी, ये तो आप सभी जानते हैं, आप भी इससे पूरी तरह परिचित हैं कि इस कोरोना काल में हम सभी डर गए थे, बहुत भयभीत थे और कहीं ना कहीं हम अपने घरों में कैद हो गए थे। लेकिन एक तमगा है शिक्षक, जिन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का इसमें बहुत बड़ा लॉस था। बच्चों को शिक्षा पूरी तरह से नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए शिक्षकों ने बहुत कोशिश की कि कैसे हम उन तक शिक्षा पहुंचाएं। तो मैंने भी एक कोशिश की, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मैं YouTube चैनल चला रही थी, लेकिन उससे पहले हमने ये शुरुआत की व्हाट्सएप से हमने टीचिंग मटेरियल बच्चों तक पहुंचाया और इसमें कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिली। उसके बाद मैंने
यूट्यूब चैनल को भी जी, कंटिन्यू आपको क्या लगता है कि विजुअल तरीके से जो पढ़ाई बच्चों तक पहुंची और रेगुलर पढ़ाई में कोई डिफरेंस होता है या नहीं? जी बिल्कुल होता है। अगर देखा जाए तो वर्चुअल में और जो रेगुलर पढ़ाई होती है इसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जब बच्चे हमारे सामने होते हैं और हम उनके सामने, तो हम कोई भी कठिन से कठिन चीज, कोई भी कठिन से कठिन टॉपिक बड़ी आसानी से उनको समझा सकते हैं। और हम कुछ जो टॉपिक होते हैं उनको हम प्रकृति से जोड़कर भी बच्चों को सिखाना चाहते हैं, पर्यावरण से जोड़कर सिखाना चाहते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम पूरी तरह से किताबों पर निर्भर रहते हैं। तो किताबें ना होना और सामने बच्चे ना होना, तो ये हमारे लिए अपने आप में एक चैलेंजिंग था, पर शिक्षक ने इसमें पूरी कोशिश की, तो हमने वर्चुअल में भी अपना नाम कमाया और बहुत कोशिश की बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की। किरण जी, एक महिला शिक्षक होने के नाते आप पूरे प्रदेश में एक रोल मॉडल बनकर उभरी हैं, तो इसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं? जी सर्वेश जी, ये क्वेश्चन तो इतना मामूली नहीं है जितना लग रहा है। मैं इस बारे में कहना चाहती हूँ कि रोल मॉडल बनना ये कोई एक अकेले मेरा काम नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी जब आगे बढ़ता है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी मेरे साथ भी ऐसा बहुत बड़ा समूह है जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, और अगर आप मुझे मौका दें तो मैं शायद उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, अगर आपके पास समय हो। जी, तो सर्वेश जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2016 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी डायरेक्ट भर्ती से। मैं जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि उसी टाइम मेरा छोटा बेबी हुआ था, 2 महीने का था। तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई जब मैंने ज्वाइन किया। 1 साल तक मैं यही सोच पा रही थी कि कैसे मैं स्कूल जाऊँ आऊँ, अपने आने जाने का ही एक जरिया देख पा रही थी कि कैसे स्कूल आना है और उसको कंटिन्यू करना है। लगभग सभी महिला के साथ ये समस्या होती है जब उनके साथ बेबी होता है और परिवार से तो ये किरण जी, एक साथ मैनेज करना तो काफी मुश्किल का वर्क है, कैसे आप मैनेज कर लेती थी? बिल्कुल। हाँ, शुरू में सर्वेश जी बहुत मुश्किल हुआ, मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन था। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे इस जॉब को कंटिन्यू कर पाऊंगी। लेकिन अगले जो ईयर था, यानी कि 2017-18 में मेरे स्कूल की इंचार्ज मैम है श्रीमती रश्मि त्रिपाठी जी, और मेरी जो हेड है श्रीमती सुधा मिश्रा जी। उन लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया, मेरे स्टाफ ने भी मेरा सपोर्ट किया, और रश्मि जी ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैम, जब आप साइंस की टीचर हो तो कहीं ना कहीं आप बच्चों के लिए कुछ ऐसा करिए। तो मैंने भी अपने विज्ञान शिक्षिका होने के नाते मैंने विज्ञान के ऊपर काफी कार्य किया और बहुत सारी प्रतियोगिताओं में अपने बच्चों को ले गई। तो शुरुआत मेरी यहीं से हुई। धीरे धीरे मैंने विज्ञान में एक अपनी जगह बनाई जनपद में, तो सारे शिक्षक मुझे जानने लगे। और उसके बाद जो हमारे यहाँ के पूर्व बीएसए सर, जो इस टाइम DIOS है मैनपुरी में, उनका प्रमोशन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे काम को नोटिस किया और उसके बाद उन्होंने मुझे विज्ञान को लीड करने के लिए मौका दिया। किरण जी, कहा जाता है एक कामयाब इंसान के पीछे किसी का हाथ होता है, तो उसका आपके कामयाबी के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सर्वेश जी, ये मैं कहना चाहूंगी कि इसमें तो बहुत सारे लोगों का हाथ है। मेरे अधिकारियों का, मेरे स्टाफ का, मेरे पेरेंट्स का, और खास करके मेरे हस्बैंड का, क्योंकि अगर वो मेरा साथ नहीं दे तो शायद मैं जॉब भी कंटिन्यू ठीक से नहीं कर पाऊँ। लेकिन वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मैं जॉब के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अपने जनपद में करती रहती हूँ और वो मेरा हमेशा साथ देते हैं। किरण जी, कहा जाता है जब महिलाएं जब भी आगे बढ़ती हैं तो उनके लाइफ में बहुत सी रुकावटें आती हैं। क्या आपके लाइफ में ऐसा कभी हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है, क्योंकि एक महिला होने के नाते आपके ऊपर
सिर्फ जॉब या फिर घर की जिम्मेदारी नहीं होती। अगर आप जॉब कर रहे हो तो घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके साथ अगर आपके पास बच्चे हैं तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये सारी चीजें जब हम एक साथ देखते हैं तो बच्चे संभालना, घर संभालना और फिर परिवारीजनों का जो देखभाल है, उन सबको एक साथ सामंजस्य बिठाना बहुत ही कठिन होता है। पर मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, ठान ले तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। तो बस मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए और हमें कार्य लगन से करते रहना। किरण जी, एक लास्ट सवाल और है। कोरोना काल में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि आपको भी पता होगा कि कोरोना काल में जब सभी लोग घरों में कहते तो आना जाना तो बिल्कुल एक तरह से बंद था। तो इसी तरह अभिभावकों से कांटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, बच्चों से कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था कि उन तक हम कैसे अपने टीचिंग मटेरियल पहुंचाएं और बच्चों तक पूरी शिक्षा पहुंचाएं। तो ये काफी कठिनाइयां हुई जिनसे हम अभिभावकों से संपर्क ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारे लिए बहुत विपरीत परिस्थिति हो गई। एक शिक्षिका होने के नाते A9 टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से आप उन छात्र छात्राओं को क्या टिप्स देना चाहती हैं? जी, मैं बोलना चाहूँगी सभी छात्रों से जो भी मुझे सुन रहे हैं कि हमेशा अपना कार्य को लगनशील होकर करते रहें और नियमित रहें और कोई बड़ा सपना देखें। जब तक कि हम कुछ बड़ा नहीं सोचते हैं तो हम कुछ बड़ा कर भी नहीं पाते। मुश्किलें तो हर कार्य में आती हैं, लेकिन हम अच्छा अगर सोच लेंगे तो उसके लिए हम कार्य भी करेंगे। जब हम सोचेंगे ही नहीं कुछ बड़ा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे कुछ बड़ा कार्य कर पाएंगे। तो नियमित रहें और लगनशील रहें और कुछ बड़ा सोचें। जी सर्वेश जी, क्या मैं यहाँ पर आपको मैं यहाँ कुछ लोगों का नाम लेना चाहती हूँ, तो अगर आपके पास थोड़ा सा समय और। जी जी, ओके 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 ओके। मैं यहाँ पर जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं यहाँ पर सभी का नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहती हूँ श्री पंकज कुमार जी का, जो प्रथम फाउंडेशन के हमारे जनपद के जिला समन्वयक रहे हैं, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद की। और सुनील गोस्वामी जी का नाम लेना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे संपर्क फाउंडेशन में एक एप्लीकेशन के बारे में बताया, जिसकी वजह से भी मुझे काफ़ी नॉलेज हुई और मैं इस कार्य को कर पाई। यहाँ पर मैं नवोदय क्रांति के फाउंडर श्री संदीप ढिल्लो जी का नाम लेना चाहती हूँ। उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहे। यहाँ पर मैं अपने साथी श्रीमती पारुल गुप्ता और श्री उमेश राठी जी का नाम लेना चाहती हूँ, जो हमेशा मेरे कार्य को प्रोत्साहित करते हैं और हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कभी भी मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पर मैं नाम लेना चाहती हूँ डॉक्टर राजेश शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे कई सारे अवार्ड लखनऊ से महानिदेशक के द्वारा दिलवाए। तो क्योंकि ये सारे लोग मेरे आगे बढ़ने में सहायक हैं, और अगर मेरे से शायद कुछ लोगों का नाम छूट रहा है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का मेरे इस जहाँ पर मैं पहुँची हूँ उसमें हाथ है। पर क्योंकि समय की यहाँ पर कमी है, तो बट मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।